नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस को लेकर कई कंफ्यूजन दूर किए, लेकिन बावजूद इसके रोजाना होती ब्लैक फंगस के आंकड़ों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। एक और कोरोना के आंकड़ों में रोजाना गिरावट, इसके साथ ही ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के मरीजों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। ऐसे में आखिर कैसे कर सकते हैं एक नई बीमारी से अपना बचाव, और क्या है इससे बचाव के तरीके और शरीर पर क्या है इसका असर, जानने के लिए खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कोरोना के बाद फंगस का ट्रिपल अटैक। फंगल इन्फेक्शन बाय नेम बेटर रहेगा रादर देन बाय कलर, क्योंकि उससे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन फंगस से बड़ी दहशत। जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शन देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ब्लैक, व्हाइट के बाद येलो फंगस की दस्तक। ये ब्लड में भी फैल सकता है, जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती क्या नजर आई। अब फंगस अटैक ने सरकार के साथ साथ लोगों की नींद उड़ा दी है। अब तक 14 राज्यों ने ब्लैक फंगस की बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। इसी बीच ICMR ने एक स्टडी में दावा किया है कि दूसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों में कम से कम 3.6% मरीज सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित है। इतना ही नहीं, इस स्टडी में दावा किया गया है कि सेकेंडरी संक्रमणों के मरीजों में मृत्यु दर बढ़कर 56.7% हो गई है, जबकि 10 अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बीच ये दर 10.6% थी। देश भर में फंगस अटैक से दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला सामने आया है। येलो फंगस के लक्षण क्या होते हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए। येलो फंगस के मरीजों में सुस्ती आना, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना, शरीर के घावों का नहीं भरना शामिल होता है। डॉक्टरों के मुताबिक घर में रहकर येलो फंगस को रोकने के लिए जरूरी है कि घरों में ह्यूमिडिटी को नॉर्मल रखें, दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें और बासी खाना खाने से बचें। इस बीच सोमवार को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। हालांकि कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों में सिर दर्द, एक तरफ आंख में सूजन, नाक का बंद होना, चेहरे का एक ओर सुन्न होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी मरीज में ये लक्षण दिखे तो उन्हें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जो हम वार्निंग साइंस कहते हैं, जैसे हेडेक है, नाक बंद हो जाना या नाक में क्रस्टिंग होना, नाक से कभी कभी खून आना, या एक साइड में स्वेलिंग हो जाना, आंख के नीचे या चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, या एक साइड पे दर्द ज़्यादा होना और जो है सेंसेशन चेहरे पे कम हो जाना। ये सब जो लक्षण है, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हो और जो हाई रिस्क ग्रुप में है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। गुलेरिया के मुताबिक कोरोना की चपेट में आ चुके जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी और जिन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिया था, उनमें ब्लैक फंगस बहुत कम पाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रंग के आधार पर एक ही फंगस को अलग अलग नाम देने से बचने की जरूरत है। चलिए, तो ये फंगस सब टेंशन जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन इससे जुड़ी अफवाहों से भी आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास जी आपका। इसके साथ ही पैनल में हमारे साथ डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर KS धाकड़ हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी।
तो आज हम ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विकास अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। ब्लैक फंगस को लेकर काफी ज्यादा दहशत फैली हुई है। हालांकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, फंगस कोई नई चीज नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, हवा में मौजूद है, घरों में हर जगह पे मौजूद है। परंतु जब हमारे शरीर की रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है, तब उस समय यह फंगस हमारे शरीर की कोशिकाओं पे अटैक करता है और बीमारी के रूप में पैदा होता है। तो जिन लोगों का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, उन पे ये फंगस असर नहीं करता, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं या एंटीबॉडीज जो हैं वो उसे खत्म कर देती हैं। तो इन दिनों ये देखा जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे इस तरह की न्यूज़ लोगों में जाती है कि आपको अगर सर्दी खांसी हो गई है तो आप स्टेरॉइड ले लीजिए, स्टेरॉइड जो है शुरू से ले लीजिए। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, उसकी वजह से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के या तो झोला छाप डॉक्टरों की सलाह में जाके या मेडिकल स्टोर के पास जाके डायरेक्ट स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। कोविड में अगर शुरू के 7 दिनों में स्टेरॉइड दिया जाए तो रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि एक तो कोविड बहुत घातक रूप ले सकता है, प्लस बिना किसी डॉक्टरी सलाह के अगर स्टेरॉइड किस मात्रा में ली जानी है, कब तक ली जानी है, ये गाइडेंस अगर न दिया जाए तो भी स्टेरॉइड की वजह से बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन दिनों फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों का डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है, उन लोगों में भी ये फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है, क्योंकि डायबिटीज़ या शुगर जो ब्लड में रहती है वो फंगस के लिए बहुत अच्छा भोजन है। और जो अपने कोविड के पेशेंट हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से फेरिटिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो फेरिटिन भी जो है फंगस के लिए बहुत अच्छा भोजन है। तो इस तरह से लोगों में जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या शुगर ज़्यादा है, स्टेरॉइड ले रहे हैं बिना पूछे, या गंदे माहौल में रह रहे हैं, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में फंगस अटैक करता है। और यही कारण है कि इन दिनों इसकी ज़्यादा केसेस देखने। लेकिन डॉक्टर विकास, कहीं ना कहीं क्या आप ये वजह मानते हैं? ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से सहमत हूँ और ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन ये जो दूसरी लहर है, इसमें ये इतने मामले तेज़ी से आगे बढ़े हैं ब्लैक फंगस के, तो कहीं ना कहीं हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि अस्पतालों में भी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि वही ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि एक मरीज़ के बाद दूसरे मरीज़ पे यूज़ होती है, हालांकि इतना वक्त भी नहीं होता कि हर एक चीज़ को सैनिटाइज किया जाए, कहीं ना कहीं एक वहाँ पे भी चूक हुई है। क्या आप इसको एक वजह मानते हैं? नहीं, इसमें मैं सैनिक जो ऑक्सीजन सप्लाई जो दी जाती है, तो सिर्फ ह्यूमिडिफायर हमें चेंज करना पड़ता है और हर मरीज में नया ह्यूमिडिफायर लगता है, उसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। घरों में लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन दिनों एक चलन चल पड़ा है कि ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे लगाना है, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे लेके आ रहे हैं, उसमें नॉर्मल अपना नल का पानी डाल रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसमें फंगल स्पोर हो सकते हैं जो कि अंदर जाते हैं। ये कारण हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल्स में जब ह्यूमिडिफायर यूज होता है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली ये प्रोटोकॉल है कि हर पेशेंट में ह्यूमिडिफायर रोज चेंज होगा, उसमें नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर डाला जाएगा। तो ऑक्सीजन के थ्रू हॉस्पिटल्स में इस तरह का इन्फेक्शन फैले ये संभावना नहीं है। लेकिन कहीं भी ह्यूमिडिटी रहेगी या पेशेंट लोड ज्यादा रहेगा तो नेचुरल है कि फंगस ग्रो हो सकता है। प्लस जान बचाने के लिए कई बार जैसे कोविड में साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, जिसकी वजह से मरीज की स्थिति घातक होती है, तो स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से भी एक वजह हो सकती है कि भाई फंगस बढ़े, परंतु अगर डॉक्टरी सलाह में रहेंगे तो हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। बिना डॉक्टरी सलाह के अगर कुछ भी करेंगे तो बहुत घातक है। चलिए ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आपका क्या मत है इस पे? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, मैं 2-3 चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। कोविड का ये सेकेंड वेव है। कोविड के फर्स्ट वेव में भी सारी अगर पॉपुलेशन हाइजीन देखा जाए तो वो सब वही था, ऑक्सीजन सप्लाई भी वही थी, वर्कलोड बढ़ गया लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन वही थी। मास्क सब में नया ही यूज होता है, हर पेशेंट का अपना अलग मास्क रहता है, तो ये चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। आपकी हर चीज़ हाइजीन वगैरह, पोल्यूशन जो पहले हिंदुस्तान में था वो आज है, जो इंसान रह रहा था वो जो फर्स्ट वेव में था वो आज भी है।
लेकिन सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा एकदम से इजाफा हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस केसेस का। मैं अगेन जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मैं इसको ब्लैक वाइट येलो नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज उससे और भय पैदा होता है। एक्चुअली में जो हम ब्लैक फंगस बोल रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस है, जो बाकी होती है एस्परजिलस वगैरह होती है। जो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे। पहले हार्डली यूएस में 2 per million रिपोर्टेड थे, इंडिया में अराउंड 70 to 100 per million रिपोर्टेड थे। अब आफ्टर कोविड फर्स्ट वेव थोड़े बड़े थे, सेकेंड वेव के बाद विद इन जो ये हिस्ट्री आ रही है, अगर हम पेशेंट से पूछें तो जिनको म्यूकोर है उनको पिछले 1 या 1.5 महीने के अंदर ही कोविड हुआ है, तो वो हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है। तो मेरे हिसाब से जितने भी म्यूकोर के केसेस आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका में एक ऑडिट स्टार्ट हुआ है, हमें उसका ऑडिट कराना चाहिए कि इसमें ऐसा एग्जैक्टली कॉज क्या है। जो 3 चीज मेरे अकॉर्डिंग हैं जो पिछले फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में चेंज हुई हैं। एक, वी ऑल नो कि हाँ कोविड का जो वायरस आया है वो म्यूटेट हुआ है, तो वो खुद एक कॉज हो सकता है। सेकेंडली, हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स आते थे जिन्होंने बहुत स्टीम इनहेलेशन किया है, बहुत काढ़ा पिया है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हुआ है। इनफैक्ट एज एन ईएनटी सर्जन हमारे यहाँ प्लेन एसिडिटी के केसेस, गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस बहुत बढ़ गए थे, बिकॉज ऑफ ये बार बार एक, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट ठीक होती है। एक लिमिट से ज़्यादा आप करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो जो नाक के अंदर सिलिया होते हैं, जिनका बेसिक फंक्शन वो एक अपने प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं कि जो म्यूकोर है या जो भी फंगल है, क्योंकि नाक के सारे इन्फेक्शंस फंगल होते हैं, अभी से नहीं सालों से सदियों से फंगल ही थे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी थी, वो सीलिया और अंदर की जो इम्यून फैक्टर थे वो उनको डिटेक्ट करते थे, उनको उनसे हमें बचाते थे। बार बार स्टीम इनहेलेशन एक लिमिट से ज्यादा लेने से वो सीलिया भी डैमेज होते हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनका हिस्ट्री लेते हैं बैकड्रॉप में, तो बहुत से पेशेंट ऐसे निकलते हैं जो सालों से स्टीम इनहेलेशन पे लगे हुए हैं। थर्डली, वैक्सीनेशन हुआ है। अब हम वी नीड टू ऑडिट, जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनका एक ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर हिस्ट्री निकाल के कि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम उसके एग्जैक्ट कॉज पे जा पाएंगे। म्यूकोरमाइकोसिस का एक कॉमन फैक्टर जो होता है, जो टेक्निकली हमें एकेडमिकली मालूम है कि इम्यूनिटी कम होना, जिसमें इम्यूनिटी कम है उसी में ये ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो इतना होती है। लेकिन आज की डेट में सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस नहीं, एस्परजिलस भी है जो बहुत एग्रेसिव वे में शो हो रही है। इवन जो हमारी एलर्जिक जो पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट्स आते थे कि सीजन चेंज होने में छींकें ज्यादा आती हैं, वो भी टेक्निकली फंगल इन्फेक्शन, बॉडी के फंगल इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स होता था, जिसको हम एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस बोलते हैं। वो पेशेंट्स भी थोड़ा अग्रेसिव होके आ रहे हैं, हालांकि उनमें वो मॉर्बिडिटी नहीं है, इतना सीरियस नहीं होते, इलाज बहुत सिंपल होता है, बट वो भी पेशेंट एग्रेसिव होके आ रहे हैं आज की डेट में, जो फर्स्ट वेव में नहीं था। तो अनटिल अनलेस हम उसका एक प्रॉपर ऑडिट करके नहीं देखेंगे, और ये जो ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं उनका ही स्पेसिफिक ऑडिट नहीं होगा और उनमें हम हिस्ट्री में जाके देखें इन सब में कॉमन क्या था, तो हमें उसका एक एग्जैक्ट कॉज पता चलता है जो पिछले कोविड एंड इम्यूनिटी के अलावा कुछ और हम कह सकें। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे पता लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के.एस. धाकड़, आपका क्या ओपिनियन है? आप किस तरीके से देख रहे हैं ब्लैक फंगस जो इतना स्प्रेड हो रहा है, क्या एक चुनौती आने वाले समय में ये बन सकता है? जी, मेरे से पूछ रही? जी, आपसे पूछ रहे हूँ सर। डेफिनेटली इस बार देखा गया है कि पहले पिछली लहर थी उसमें एक भी केस नहीं था, परंतु अभी मेरा जो लहर हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें करीबन 50 मरीज भर्ती हो चुके हैं। ये चीज़ रिसर्च का विषय है कि इतनी संख्या में इतने सारे मरीज ये फंगस के साथ क्यों आते हैं। क्या कुछ मरीजों में की मात्रा ज़्यादा उपयोग में है, या फिर कोई वायरस का स्प्रेड है जिसने शरीर में एक पर्टिकुलर जो CD4 सेल्स जो रहते हैं उनको कम किया, या फिर कुछ इस तरह की दवाइयां रेमडेसिविर या ये जो इस्तेमाल हुए उनकी वजह से हुआ। यहाँ पर भी देखने में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा फंगस के साथ।
हमारा जो डॉक्टर गवर्नमेंट के एस हॉस्पिटल है, ठाकर जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हमें क्लियर मिल नहीं पा रही है, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बता रहे हैं। हम कोशिश करेंगे टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाए, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तब तक मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाती हूँ। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, यहाँ पे जिस तरीके से इंजेक्शन की बात उठ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो तरह तरह की अब जो थेरेपी बीच में अपनाई गई और उसके बाद गाइडलाइन आई कि अब प्लाज्मा थेरेपी भी आगे काम नहीं करेगी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका पहले क्लिनिकल ट्रायल होता होगा, फिर ही मरीजों पर इस्तेमाल की जाती होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इतनी सारी चीज़ें स्टेरॉइड से लेके इंजेक्शन से लेके ये कहीं ना कहीं एक कारण बनी है? देखिए, ये एक नई बीमारी है जिसके बारे में पिछले साल भर के अंदर ही सारी चीजें हमें करनी पड़ी हैं। कौन सी दवाइयां इस पे कारगर हैं, कौन सी नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हुआ है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर दवाई किसी भी वायरल डिजीज के अभी तक बन नहीं पाई है। हमें मरीज की जान बचानी है तो जहाँ भी थोड़ा इफेक्ट दिखता है तो दवाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं। पहले तो एक दवाई आती थी तो कम से कम 10 से 15 साल का रिसर्च उसमें लगता था, तब नहीं जाके दवाई मार्केट में आती थी। परंतु एक साल के अंदर जिस तरह से महामारी के रूप में पूरी दुनिया में बीमारी फैली और लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो बहुत जरूरी था कि दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जिससे जो लोगों की जान बचाई जा सके। अब यूज करते करते जब ये पता चला कि भाई इन दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो उस दवाइयों के इस्तेमाल को बैन किया गया। तो ये तो कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से हुआ है। रेमडेसिविर की वजह से ब्लैक फंगस नहीं होता है। हाँ, टॉसिलिजुमाब की वजह से हो सकता है क्योंकि उसमें बॉडी इम्यूनिटी कम होती है। बहुत से लोगों ने टॉसिलिजुमाब लगाया और उसके बारे में शुरू से ICMR बोलता आ रहा है कि टॉसिलिजुमाब पर कोई असर नहीं है और इसे यूज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी का सवाल है, प्लाज्मा थेरेपी शुरू के दिनों में अगर इस्तेमाल की जाए तो ही असरकारी है, बाद के दिनों में इस्तेमाल करने से उसका कोई असर नहीं होता। परंतु उसकी वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लैक फंगस का सिर्फ कुछ 3-4 कारण है कि अगर ह्यूमिडिटी है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, बिना डॉक्टर की सलाह के अननेसेसरी स्टेरॉइड लिया गया है, या फिर आजकल बहुत से लोग हम देखते हैं कि लोग एक ही मास्क को कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं बिना धोए, चाहे वो कपड़े के मास्क यूज करते हैं, तो उसमें हमारी सांस के साथ जो ह्यूमिडिटी आती है वो ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस ग्रो होता है। और चूंकि कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है और नया स्ट्रेन जो आया हो सकता है उसका भी इम्यूनिटी पे कुछ ना कुछ असर हो, इसकी वजह से सेकेंड वेव में फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कि रिसर्च का विषय है। आगे पता चलेगा कि और क्या कारण है। तो इन सब कारणों से कोविड पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोन रहता है कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो। तो अगर वो लोग सावधानी नहीं बरतेंगे या गंदे बिस्तर पे सोएंगे तो पॉसिबल है कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो। ये सब कारण है। ठीक है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या वैक्सीनेशन उसको लेकर कितना कारगर है? जिन लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि उनमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं? देखिए, अभी तो इस पे कमेंट करना विल बी वेरी प्रीमेच्योर। इसमें ये फिक्स कर, बिकॉज ये नंबर ऑफ केसेस का जब तक स्टडी नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते, क्योंकि बिकॉज वैक्सीनेशन तो मेजर पब्लिक में हो चुका है। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये कहना सिर्फ वैक्सीनेशन एक कॉज है, नहीं, ये अभी तो गलत होगा। जब तक हम, जैसे डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि अपने मेडिकल कॉलेज में 50 पेशेंट अभी एडमिट हैं, तो हम उन 50 पेशेंट की स्टडी करें रेट्रोस्पेक्टिवली कि उन 50 पेशेंट में क्या कॉमन था, फिर हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन अभी प्रीमैच्योरली ये कहना कि वैक्सीनेशन नहीं, ये कहना गलत होगा। ये तो जस्ट जो मैंने पॉइंट्स डिनोट किए वो जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में डिफरेंस है, क्योंकि सेकेंड वेव में स्पेसिफिकली इस वेव में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जो फर्स्ट वेव में नहीं थे। बाकी सारी कंडीशन सेम थी, कोविड ही था वो भी, और कोविड ही डायबिटीज करा रहा था। अभी भी कोविड डायबिटोजेनिक है, पैंक्रियाज में इफेक्ट करता है, बट हाँ उसका वायरस म्यूटेट हो चुका है। तो ये हो सकता है वजह सिर्फ कोविड हो और कोई वजह ना हो, बिकॉज अगर आप देखें लास्ट वेव में पेशेंट्स को कुछ समय 3-4 दिन समय मिल रहा था बिगड़ने में, पेशेंट्स हॉस्पिटल आने में। इस वेव में विद इन 24 to 48 आवर्स वो अफेक्ट आ रहा था, तो वो भी एक वजह हो सकता है। वो तो एक वजह है ही, हम मानेंगे, बट अदरवाइज कुछ और वजह है कि नहीं, वो बिना स्टडी के कह पाना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि इसका इलाज तो अभी तक सर्च ही किया जा रहा है, इस पे अभी रिसर्च ही चल रहा है कि क्या इसका इलाज हो सकता है। हालांकि कुछ दवाओं को भी अब जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ये कहा जा रहा है कि आगे जाके मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद ये बताएं कि जो लोग फिलहाल घर में रह रहे हैं
वो किस तरीके से इस फंगल इन्फेक्शन से बच सके, कुछ ऐसे खास प्रिकॉशंस आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है फंगल इन्फेक्शन से बचने का कि साफ सफाई अपने घर के आसपास घर में रखें, कहीं भी नमी जमा ना होने दें। जितनी हमारी साफ सफाई रहेगी उतना कहीं भी नमी रहेगी, फंगस उसी पे ग्रो होता है। जैसे हम जानते हैं खाने पीने की पुरानी चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं या गीली मिट्टी जो होती है उससे फंगस ग्रो होता है। तो जितना हम घर के अंदर वो सूखा वातावरण रखेंगे, नमी जमा नहीं होने देंगे, तो उतना हम फंगस को रोक सकते हैं। अपना जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, नियमित रूप से दवाइयाँ लें। शुगर बढ़ेगी तो फंगस बढ़ेगा, और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना ले। हो सकता है कि वह स्टेरॉइड हो, आजकल झोला छाप डॉक्टर हर छोटी मोटी फीवर में या सर्दी खांसी में स्टेरॉइड की दवाइयाँ दे देते हैं, या मेडिकल स्टोर वाले भी बिना पूछे स्टेरॉइड की दवाइयाँ बेटनेसॉल वगैरह देते रहते हैं, और ये मरीज के लिए घातक हो सकता है। तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा ना लें, शुगर कंट्रोल में रखें, और अपने आसपास के वातावरण को, चादरों को, अपने मास्क को साफ सुथरा रखें, धूप में सुखाएं, और हो सके तो नया मास्क रोज यूज करें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, इस बात का ध्यान रखना है, और मास्क पहन कर रखें ताकि कोविड से बचा जा सके। ठीक है, आप लोग बने रहे मेरे साथ। एक और गेस्ट डॉक्टर के.एस. धाकड़ जी, जिससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, वो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के.एस. धाकड़ जी, अभी आप जिस तरीके से बात बता रहे थे कि 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनको ये जो इन बीमारी की चपेट में आए हैं, और उसको लेकर आप भी प्रयासरत हैं, इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए, इस बीमारी के मामले पहले कभी आते नहीं थे, एकदम से इतने सारे मामले अभी आए, तो उस हिसाब से जो एम्फोटेरेसिन की दवाई इसमें इस्तेमाल होती है उसकी भी थोड़ी कमी है, पूरे देश में ही कमी है, परंतु अभी उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, अभी इसमें मिल रही है। इससे रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जिनको कोविड हुआ है वो मरीज तो आ ही रहे हैं, कुछ सेंटर से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये रिसर्च का विषय है कि वहाँ पर कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल हुई, क्या स्टेरॉइड ज्यादा इस्तेमाल हुआ, उसको टेपर करके बंद किया या नहीं किया। दूसरी समस्या एक और है, कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं आया, बट मेरा मानना यह है कि उनको कहीं ना कहीं या तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया होगा, या फिर कुछ दिन बाद कोविड नेगेटिव हो जाता है, उनमें ऐसे लक्षण रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये रिसर्च का विषय है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल हुई हैं, कितने दिन के बाद आया है, और उनको क्या वो डायबिटिक थे, कौन कौन सी पुरानी बीमारियों से संबंधित उनकी दवाइयाँ चल रही थी। ये कहीं ना कहीं रिसर्च के बाद ही तय हो पाएगा। परंतु आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है, इतनी संख्या में मरीज आ रहे हैं, उतनी संख्या में जी एम्फोटेरेसिन बी या फिर पोसाकोनाजोल जो आ रही है वो पूरी तरह से मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, परंतु की व्यवस्था हो रही है। इसके चलते कई मरीजों ने अपनी आंखें खो दी हैं, कुछ लोगों की आईज निकाल दी हैं, साइनस भी कुछ लोगों के निकाले गए हैं। तो डेफिनेटली एक चैलेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं इसको सुनकर भी डर लगता है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, क्योंकि अब तो कुछ ऐसे पेशेंट है जी। डॉक्टर विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी डॉक्टर विकास जी, मेरा सवाल यह है कि अब तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो नॉन कोविड हैं। आज ही एक केस ऐसा सामने आया, हरियाणा का वो केस बताया जा रहा था, जहाँ पे एक युवक जो कोविड जिसको था भी नहीं, फिर भी उसमें वैसे लक्षण पाए गए। तो ये अब आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत ज़रूरी है कि अब इस पर कुछ ठोस रणनीति के साथ, हालांकि मेडिकल साइंस हमारा जिस तरीके से काम कर रहा है इसकी काबिले तारीफ है कि कोविड को भी जिस तरीके से हमने डील किया है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों पे इस पे भी कंट्रोल किया जा सकेगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि फंगल इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को अटैक करेगा जिनका बॉडी रेजिस्टेंस कम है। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा। जो लोग आजकल विशेष तौर पे खाने पीने में फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली उनका लाइफ स्टाइल खराब है, उनका बॉडी रेजिस्टेंस कम है, और ऐसे लोगों में निश्चित तौर पे फंगल इन्फेक्शन की अटैक ज़्यादा होती है। तो अपना लाइफ स्टाइल हमें सुधारना पड़ेगा, खाना पीना सुधारना पड़ेगा। रोज़ हमें सुबह जल्दी उठ के कम से कम धूप में बैठना ज़रूरी है, ताकि विटामिन डी की मात्रा भी हमें मिले सूरज की वजह से। इससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। सुबह के समय उठ के थोड़ा योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज वगैरह करें, और अपना
दिनचर्या को नियमित रखें और नशे से बचें। तो हमें इन्हीं मुख्य चीजों पे ध्यान रखना है। अगर बॉडी हम अपनी सही रखेंगे और आधुनिकता की तरफ न भाग के हम अपने पारंपरिक खाना पीना, हमारा भारतीय भोजन है, उस पर विश्वास रखेंगे, इसमें हर चीज की मात्रा संतुलित मात्रा में होती है, तो शरीर अंदर से तंदुरुस्त रहेगा, शरीर बीमारियों से लड़ पाएगा और बीमारियां नहीं होने पाएंगी। तो जो नॉन कोविड पेशेंट है उनमें भी होने का यही कारण है कि उनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और भी इस पे आगे चर्चा करूंगी। जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। फिलहाल आप तीनों बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस से आखिर कब और कैसे निजात मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका तारुफ कराती हूँ। डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर राहुल अग्रवाल और डॉक्टर के.एस. धाकड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूँगी। अब जिस तरीके से ये केस बढ़ रहे हैं, लोगों में पैनिक की भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन है, लोग डरे हुए भी हैं, खासतौर से वो लोग जिनको कोविड तो हुआ ही है और स्टीरॉइड को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं इसका ये मतलब नहीं कि जिनको कोविड हो चुका है और वो सब के सब लोग ब्लैक फंगस के शिकार बन रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है। इस पर मैं चाहूँगी कि इस पॉइंट पर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं बहुत कम है कंपैरेटिवली, जो कोविड के केसेस हैं उससे कंपेयर अगर हम करें तो है उन्हीं में ही जिनमें कोविड हुआ है। हाँ, ये जरूर है, कई बार पेशेंट गांव के आ रहा है, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, उन्हें पता ही नहीं चला कि बुखार में टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेते रहे, उनको हो गया, ये जरूर है। लेकिन नॉर्मल इम्यूनिटी में म्यूकोरमाइकोसिस होता ही नहीं है। लेकिन एक चीज, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, अवेयरनेस के चक्कर में ये एक अच्छी चीज है कि अब पेशेंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो 15-20 दिन पहले था, पेशेंट्स बहुत लेट आ रहे थे, तो उसमें दिक्कत ज्यादा थी। जैसे डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनकी आंखें भी निकालनी पड़ी। लेकिन अब कई पेशेंट्स बहुत अर्ली स्टेज में आ रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज में आते हैं, जब बोन इरोजन नहीं हुआ है, बहुत इनिशियल स्टेज है, तो अगर इंजेक्शन एफर्टेरेसिन भी अवेलेबिलिटी में जैसे दिक्कत है, हमें मालूम है, और भी ऑप्शंस है, पोज़ोकोनाज़ोल टैबलेट है, आइसोकोनाज़ोल टैबलेट्स हैं, उसके साथ उसका ऑपरेशन करके वो ठीक हो रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहूँगा, अगर आपको हल्की से भी लक्षण लगते हैं, आंखों में सूजन है, चेहरे पर सूजन आ रही है, दांतों के ऊपर नमनेस है, नाक से पानी आना, नाक से खून आना, नाक बंद होना, ऐसा कुछ होता है तो तुरंत नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा के अपनी एक दूरबीन की जांच कराएं। उसी से ही आगे इलाज चालू होता है। अगर कुछ नहीं है, फाइन, कुछ भी है इनिशियल में इलाज कराते हैं तो बिना किसी मॉर्बिडिटी के बहुत सस्ते में, बहुत हल्के में इलाज संभव है। चलिए, ठीक है, ये भी आपने एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट बताया। डॉक्टर के.एस. धाकड़ जी, यही सवाल है मेरा आपसे, इनिशियल स्टेज में क्या ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है? देखिए, अगर ये पता चल जाए इनिशियली कि ब्लैक फंगस के लक्षण आ रहे हैं, तो उसका चाहे उसका कल्चर कर लें या उसका जो भी डायग्नोस्टिक के तरीके हैं उससे बना के, और इनिशियली जो एंटी फंगल ड्रग दे रहे हैं, डेफिनेटली उसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है, करीबन 15-20 दिन को जाना पड़ता है। इससे अगर आगे बढ़ा, ये साइनसिस में चला गया और आई में चला गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर वो इसका सिंपली एक चीज है कि ये जिस टिश्यू में जाता है वहां का पूरा ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देता है, तो वो टिश्यू डेड हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। फिर उसको निकालना ही पड़ता है, क्योंकि डेड की जितनी भी है शरीर में वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती। तो अगर ये आगे बढ़ गया तो ये बहुत खतरनाक है। इनिशियली अगर डायग्नोस हो जाता है रोका जा सकता है। चलिए, ठीक है, ये भी एक आपने अच्छी बात बताई कि इनिशियली अगर चीज़ें डायग्नोस हो जाएं तो आगे जाके, जैसे कि कोविड में भी ऐसे ही, अगर इनिशियली आपको सिम्टम्स पता पड़ते हैं और इलाज के लिए आप अस्पताल चले जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, अब मैं चाहूँगी कि जैसे कि आपने पहले तो प्रिकॉशंस बता ही हैं, लेकिन अगर इन केस मरीज़ को ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो क्या उसको इमीडिएटली ईएनटी वाले को कंसल्ट करना पड़ेगा? जी, लक्षणों पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। यदि किसी मरीज को जिसको कोविड हो चुका है पहले
और अगर उसे आंखों में दर्द है, नाक में दर्द है, या नाक से पानी आ रहा है जिसमें खून है, या कुछ काले काले लिक्विड निकल रहा है, या खांसी के साथ खून आ रहा है, या उल्टी के साथ खून आ रहा है, सिर में दर्द है, या चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा होने लगा है, फीवर है, काफी हेडेक है, तो इन लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। ईएनटी के डॉक्टर को, जो नाक कान गले के डॉक्टर है, उनके पास जाना है, आंख के डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप करवाना है कि कहीं अंदर से म्यूकरमाइकोसिस डेवलप तो नहीं हो रहा है, वही जांच करके बता सकते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं कि अंदरूनी हिस्सों की जांच करके कि वहाँ कहीं फंगस डेवलप तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है और शुरुआती स्थिति में है तो तुरंत दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। देर ना करें, नहीं तो बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है क्योंकि अभी एक चुनौती कोरोना की है और उसके ऊपर ब्लैक फंगस, और जिस तरीके से अलग अलग फंगस सब दस्तक दे रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती बना हुआ है। और कई ऐसी खबरें भी जब सामने आती हैं कि लोग अपनी जान भी इससे गंवा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कितना ज़्यादा घातक है ये। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आप इस पे और आगे क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे? देखिए, वही चीज़ अभी आपने जो बोला अलग अलग किस्म की फंगस, उस पर जरूर बोलना चाहूँगा। जैसे इनिशियली आप ही के चैनल पर डॉक्टर गुलेरिया ने भी बोला था कि ब्लैक, येलो, रेड, हम ये कलर्स यूज़ ना करें बिकॉज इससे और भय पैदा होता है। फंगस वही है, म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक हम बोलते हैं इसलिए, एक्चुअल में वो ब्लैक नहीं होती, एक्चुअल में वो व्हाइट फंगस है। लेकिन क्योंकि उससे जैसे डॉक्टर हाकर ने बताया, वो ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है, डेड टिश्यू डेवलप करता है। वो जो डेड टिश्यू है वो ब्लैक दिखता है। हम ऑपरेशन करके भी वो डेड टिश्यू निकाल रहे हैं, लेकिन जो खून के अंदर फंगस है वो एंटी फंगल से ही मरेगा, वो आपके ऑपरेशन से नहीं मर रहे हैं। तो इलाज दोनों है, एंटी फंगल एंड ऑपरेशन मिलकर किया जाता है। जो बाकी फंगस है एस्परजिलस करके है, वो इतनी एग्रेसिव नहीं होती है, उसकी साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन मॉर्बिडिटी कम है। ट्रीटमेंट के लिए अगेन उसमें भी ऑपरेशन है, एंटी फंगल है, उसमें पोज़ाकोनाज़ोल टैबलेट्स वगैरह से काम चल जाता है। एंड इनिशियल स्टेज में अगेन वो भी क्यूरेबल है। इवन विद दिस, तो ओनली सोल्यूशन आज की डेट में, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये है कि पेशेंट जल्द डॉक्टर के पास आए। अगर जल्द आते हैं तो बहुत कम खर्चे में, बहुत कम मॉर्बिडिटी में, बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, बात अगर आपकी एक आंख चली जाती है तो जिंदगी भर का उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो अगर हम वो बिना किसी मॉर्बिडिटी के इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीट कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट सीधे जो भी उसके नजदीकी डॉक्टर है उसके पास जाए और उसका जांच कराए, ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली ये बहुत जरूरी है आगे के लिए भी, हमें जो मैंने पहले कहा कि हम उन पेशेंट्स की स्टडी करें ताकि इसकी एक प्रॉपर वजह जान सके कि इस वेव में ये हो क्यों रहा है और इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है, जो पहले वेव में नहीं था ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। डॉक्टर के एस साकर जी, आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है, ठीक है, कुछ जनता रहती है कि जागरूक रहती है, जैसे ही इनिशियल सिम्टम्स आए, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो सीधा डॉक्टर के पास इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, लेकिन खासतौर से ग्रामीण इलाकों में ये तो फिर एक चुनौती बन जाएगा। जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल सही बात है, जन जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फंगस से जो रिलेटेड हमारे बीच में है, ये हर आदमी पे इफेक्ट नहीं करता, परंतु इस कोरोना की बीमारी में बहुत आवश्यक है, रिसर्च का विषय है। अभी आने वाले वक्त में और कई चीजें आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जी। अभी तो एक अलार्मिंग ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड इस्तेमाल हुआ है, अभी उनके हिप जॉइंट्स में भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों के ऊपर सतत निगरानी, इनका रिसर्च, इनका अकाउंट, पूरा डेटा रखना बहुत आवश्यक है। तो लोगों को जागरूक करना कि भाई यदि आपको कोई लक्षण किसी तरह के आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा कि तत्काल इनको ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो वो ईएनटी सर्जन के पास जाएं, आपकी नाक की जांच कराएं, आंख में है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, जांच कराएं। यदि तत्काल पकड़ में आता है तो बड़े आसानी से चीजें ठीक हो जाती है। परंतु अगर ये आगे बढ़ती है कोई सी भी बीमारी इससे रिलेटेड, तो फिर दिक्कत होती है। मेरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि 2 लहर में देख चुका हूँ। पहली लहर में ये मामले नहीं थे, दूसरी में क्यों आए, ये एक रिसर्च का विषय है। इसके ऊपर हमने भी एक रिसर्च ग्रुप बना दिया है, वो हमारे जितने पेशेंट हैं उन पे हम काफी लंबे समय तक फॉलो करेंगे।
पूरे देश भर में इसके ऊपर रिसर्च होना बहुत आवश्यक है कि और क्या क्या संभावना है, ये जो कोविड से मरीज इन्फेक्ट हुए हैं उनमें और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में जानना, रिकॉर्ड करना और इनका इलाज करना। ठीक है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, आप क्या सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त अवेयरनेस कैंपेन को चलाना, जन जन तक ये बातें पहुंचाना, क्योंकि पहले तो कोविड था जो कि अपना रूप बदल रहा था, लेकिन अब तो ये वायरस भी जिस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स अब इसमें भी आ गए हैं, तो ये अब इसको पता लगाना भी खासतौर से ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। एक रिसर्च तो काम करना ही, रिसर्च एक पैनल बनाना ही होगा जो इन मरीजों पर ये चीज़ें नोटिस करेगा कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। में अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, और इसमें जो वहाँ की मितानिन और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये बहुत हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उनकी पहुंच हर घर में होती है। वे जाकर लोगों को लक्षण बताएं, इसके बारे में सावधानी किस तरह से बरतनी है, किस तरह से हमें साफ सफाई रखनी है, किस तरह से हमें अपना भोजन रखना है, ये सारी जानकारी उन्हें देंगे ताकि अर्ली स्टेजेस पर हम बीमारी को पहचान सकें। लोग वहाँ PHC CHC में जाके तुरंत अपनी जांच करवा सकें और शुरुआती स्टेज में बीमारी को पकड़ कर उसका हम इलाज कर सकेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से लोगों को बचा सकेंगे, बहुत सी मौतों से लोगों को बचा सकेंगे। तो निश्चित तौर पे अवेयरनेस कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। ठीक है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, अब बात जांच पे आती है, तो कौन कौन सी इसके लिए जांच होना इसके लिए बताया गया है, कौन कौन सी जांच इसके लिए आवश्यक है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें अगर जो नॉर्मली ये चालू होता है, अगर हम समझें इसको तो नाक, अगर हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस चालू नाक से होता है मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहले इसमें नाक की दूरबीन की जांच की जाती है। अगर हमें दूरबीन में वो ब्लैक डिस्चार्ज दिख रहा है, हमें वहाँ डेड टिश्यू दिख रहा है या फंगल जो उसकी डिस्चार्ज होता है वो दिख रहा है, तो हम उसका स्वैब ले लेते हैं या उसका टिश्यू ले लेते हैं, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, और उसका फंगल कल्चर किया जाता है। यूजली एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है, तो आपको उसी से क्लियर हो सकता है। डाउटफुल केस है तो MRI कराना पड़ता है विद कॉन्ट्रास्ट, तो उससे पता चलता है। रियरली अगर थोड़ा भी, ये बहुत इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, अगर थोड़ा भी सिम्टम पड़ता है तो आंख में भी जा सकता है, तलुए में भी जा सकता है, तो आप मुंह खोल के नीचे से दिख सकता है। आप एक डेंटिस्ट को भी दिखाते हैं तो डेंटिस्ट भी मुंह खोल के नीचे से देख के बता सकता है। आंखों में पहुंच रहा है तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो ये देख के बता देंगे। लेकिन कहीं पे भी जाएंगे, इनिशियल देख के हम बता पाएंगे, नाक की दूरबीन की जांच करके, आंख की जांच करके, उसकी बायोप्सी लेके, या फिर एक MRI। यही 3-4 चीजें हैं बस जो जिससे पता चलता है। एंड विद इन 24 आवर्स सारी चीजें हो सकती हैं। जो रिपोर्ट्स है विद इन 5-6 आवर्स आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो एक ही दिन में आपका वो जांच करके क्लियर हो सकता है कि है कि नहीं है। अगर है तो तुरंत इलाज चालू किया जाए। चलिए, तो लेकिन ये भी एक राहत भरी बात है डॉक्टर KS साकर जी, जिस तरीके से डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि जांच रिपोर्ट इजीली अवेलेबल भी है, और ये जो जांच होनी है ये नॉर्मली है। आप ENT सर्जन के पास जा सकते हैं और ये जांच करवा सकते हैं ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके। जी, हेलो। जी सर, अपनी बात रखें। जी, अर्ली डायग्नोसिस तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर मेरा ये मानना है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसे जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो इसको रोका जा सकता है जिससे इसको, लेकिन पूरी तरीके से क्या डॉक्टर विकास अग्रवाल जी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर एक बार व्यक्ति को ये बीमारी होती है, अर्ली डायग्नोस किया गया, इसके बाद क्या चांसेस रहते हैं कि सेकेंड टाइम भी वो रीइन्फेक्ट हो जाए? देखिए, इन्फेक्शन होने के चांसेस तो कभी भी रहते हैं, क्योंकि ये बीमारी है, कीटाणु है, अटैक फिर से करेगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। हमें अपने शरीर को अंदरूनी तौर पर मजबूत रखना है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ताकि बीमारी हमें ना हो। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज मैं इसको हम किसी भी तरह 100% हम ये सोचे कि ऐसा कुछ खत्म कर दे, पॉसिबल नहीं है। फंगस हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हवा में है, आपके घर के गद्दे में है, आपके फ्रिज में है, हर जगह है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इम्यूनिटी कम हुई।
तो जब भी किसी की इम्यूनिटी कम होगी ये फंगस लग सकता है। एक बार हुई, सेकेंड टाइम होना नहीं होना, अगेन फिर इम्यूनिटी कम हुई किसी भी वजह से, फिर हो सकती है। इम्यूनिटी कम होगी तो बेसिक रोल इसमें आपकी बॉडी इम्यूनिटी का है। बाकी चीजें क्या कोविड कितना क्या रोल प्ले कर रहा है वो रिसर्च का विषय है, बट बेसिक जो अभी तक हमें नॉलेज है, कोविड ने आपकी इम्यूनिटी कम की है और उस जिस वजह से ये हुआ है। हाँ, अगर हम अपना एनवायरनमेंट साफ रखते हैं, जैसे एक अच्छा हुआ कि मैं कहूंगा अपने प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले एक स्वच्छता अभियान चालू किया था, अगर वही चीज अब हम लोगों को अपना एक दिनचर्या बदलना होगा। हम लोगों को अपना लॉकडाउन खुल रहा है अभी, अब लॉकडाउन खुलते ही सब एकदम से भीड़ आ जाता, ऐसा नहीं कोविड खत्म हो गया है, कोविड के पेशेंट्स कम हो गए। आपने भीड़ एकदम से इकट्ठा कर लेंगे तो क्या सरकार क्या कर लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर लेगा? ये तो हम लोगों को, हर एक हिंदुस्तानी को अपने कल्चर में, अपने दिनचर्या में अब चेंज करना होगा कि हमें जरूरत हो तो ही हम जाएं, अननेसेसरी भीड़ ना बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रहें। जब तक हम ये चीजें अपनी दिनचर्या में नहीं लाएंगे, साफ सफाई, हम सिर्फ अपने आप ही रहें, अपने आसपास भी रहें। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से पहले साफ करके बैठता है। सॉरी, ये सुनने में बुरा लगता है लेकिन हिंदुस्तानी हैं हम लोगों को अपनी ही साफ सफाई रखनी होगी। पोल्यूशन करने वाले हम लोग हैं, सिर्फ सरकार नहीं करती पोल्यूशन, हम करते हैं पोल्यूशन, गंदगी हम लोग करने वाले हैं। तो हमें साफ सफाई रखनी होगी, हमें पोल्यूशन कम करना होगा, हमें अपना दिनचर्या बदलना होगा, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, तो हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं कि हमें ही जिम्मेदार बनना होगा और जिम्मेदार होने के नाते अपना और अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन आसपास की सराउंडिंग में भी पूरी तरीके से हमें ध्यान रखना है और ये पूरा मैसेज हमें दूसरों को भी सर्कुलेट करना है ताकि एक अवेयरनेस बनी रहे लोगों में। डॉक्टर के.एस. धाकड़ जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ लोगों को आप डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मनोबल भी कम होता है क्योंकि लगातार हम बात करें मॉर्टेलिटी रेट की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं अभी? देखिए, इसमें डेफिनेटली जो मोरल हाई रखना बहुत जरूरी है, चाहे कोई सा भी परिस्थिति हो। जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, ये है कि इस बीमारी के बारे में अभी तक आज तक किसी को उसका इलाज अभी नहीं पता कि किस चीज से ये ठीक होगा। तो एक जो कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, डॉक्टर, मेडिकल फ्रेटर्निटी, साइंटिस्ट, हर कोई इसके ऊपर काम कर रहा है। सभी लोग दिन रात लग के काम कर रहे हैं, पर उसने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी ज्यादा स्थिति इसकी खराब हुई, तो उसके चलते यही है कि सभी को मिलके सामूहिक प्रयास इसके लिए करना होगा। और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पैरामेडिक्स, ये सब तो कर ही रहे हैं, दवाइयाँ जितनी हैं जो काम कर सकती हैं वो कर रही हैं, परंतु यहाँ हर नागरिक की जिम्मेदारी भी बनेगी इसमें कि किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए साफ सफाई और स्वयं की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा इसमें की जाए। क्योंकि कोई एक चीज इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सबको उठानी हो। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, एक बात समझना चाहूँगी, जोर दिया जा रहा है कि स्टेरॉइड से जो दवाई ली गई हैं, जो स्टेरॉइड्स की दवाई हैं, उनमें ज़्यादा ये लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई रहती हैं, खासतौर से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो जनरल दवाइयाँ भी लेते हैं, क्या उनके ऊपर भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फंगस अटैक करे? नहीं, यूजुअली जनरल दवाइयाँ लेने वालों पे फंगस अटैक नहीं करता है। फंगस वहीं अटैक करेगा जहाँ इम्यूनिटी कम होगी। और ऐसे बहुत से लोग हैं, या तो वो स्टेरॉइड लेते हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या टीबी के पेशेंट हैं, HIV के पेशेंट हैं, या कैंसर के पेशेंट हैं। इनकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है तो इन लोगों में फंगस के अटैक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो नॉर्मल दवाइयाँ जो लोग ले रहे हैं उनमें ऐसी कोई संभावना नहीं है, बशर्ते कि उनका खान पान सही हो, न्यूट्रिशन सही हो, बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा हो, अंदर एंटीबॉडी लेवल, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, तो उनमें फंगस से कोई भी किस्म का कीटाणु पनपने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, चलिए, ये आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन साझा की है क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी अफवाहें भी हैं
और सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा टूल है जहां एक तरफ तो सकारात्मक चीज़ें प्रचार होती हैं, लेकिन इससे जुड़ी नकारात्मक चीज़ें भी प्रचार हो रही हैं। खासतौर से मोर्टालिटी रेट को लेकर बताया जा रहा है तो लोगों में दहशत काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि सही इन्फॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ और यही इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो तमाम सिम्टम्स हम बता रहे हैं इनको आप ध्यान दें और अगर आप ध्यान देते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी पर आप कंट्रोल पा पाएंगे। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस बीमारी को लेकर काफ़ी प्रचार भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं। अब लोग तो दवाई लेने से भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं और खासतौर से जो डायबिटिक लोग हैं जिनको कोविड हुआ भी नहीं है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं अब इसको लेकर। देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, स्टेरॉइड इज नॉट द कॉज। स्टेरॉइड उसकी वजह नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स सदियों से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, रेमेटोलॉजी के पेशेंट्स सदियों से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको नहीं होता है तो करोड़ों में 1-2 पेशेंट्स को होता है जी। अभी जो हुआ है वो 15-20 दिन के अंदर हुआ है जो कोविड के पेशेंट्स थे उनमें। स्टेरॉइड उसमें देना मस्ट है, उसके बिना उसका ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर जो इलाज करेगा उसके पास कुछ दवाइयां होनी चाहिए इलाज करने के लिए। स्टेरॉइड इकलौती अभी दवा है जो सबसे कारगर है, उसके बिना कोविड में इलाज पॉसिबल ही नहीं है। स्टेरॉइड्स तो फर्स्ट वेव में भी दी गई थी और अच्छी खासी दी गई थी, तब तो नहीं हुआ म्यूकोर। वही स्टेरॉइड थी, वही ब्रांड थे, वही कंपनीज थी, वही लोग हैं। 6 महीने में क्या बदल गया? 6 महीने में आपका कोविड का जो वायरस है वो म्यूटेट हुआ है। तो स्टेरॉइड उसकी वजह नहीं है। स्टेरॉइड, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंखें बंद करके स्टेरॉइड ले लें, दुकान से खरीद के ले लें। डॉक्टर की सलाह हो, जहां जरूरत हो वहां लें, लेकिन उसको अवॉइड ना करें। शुगर बढ़ने से ये नहीं होता है कि कोविड म्यूकोर हो जाएगा। शुगर बढ़ना ये सब चीजें उसकी एडिटिव हैं कि हाँ, अगर जिसकी इम्यूनिटी कम है उसकी शुगर बढ़ी हुई है तो और जल्दी फैल जाएगा और जल्दी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शुगर बढ़ी है इसलिए उसको म्यूकोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। म्यूकोर होने के लिए, ब्लैक फंगस होने के लिए आपकी इम्यूनिटी कम होना जरूरी है। हमारे पास अभी कई पेशेंट्स आ रहे हैं ईएनटी में कि जिनको हल्का सा भी नाक में दर्द हुआ कि कहीं म्यूकोर तो नहीं है, मैं डर के आ गए और कोविड हुआ ही नहीं है, उनको कोई वो नहीं है। तो ऐसे जो ये डर फैल रहा है वो भी एक तरीके से मैं कहूंगा अच्छा भी है, गलत भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि जो मरीज है वो जल्दी आ रहे हैं, एंड जो आपने बोला अवेयरनेस प्रोग्राम, उसी पे आऊंगा क्योंकि जैसे मैं प्राइवेट में, नाक कान गले का डॉक्टर हूं, मैं प्राइवेट में हूँ। प्राइवेट में हमारे पास पेशेंट्स अब बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो हमारे पास अब ये केसेस जो बशर्ते आज से 20-25 दिन पहले थे, अब वो पेशेंट जिसपे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो ऐसे कम है, कंपेरेटिवली इनिशियल स्टेज के ज्यादा है। जो जैसे डॉक्टर धाकड़ सर जो ट्रीट कर रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज में है, वहां गांव के पेशेंट जहां अवेयरनेस कम है तो वो पेशेंट्स लेट आ रहे हैं। जब वो पेशेंट लेट आते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो मैं कहूंगा कि हमारे पास ये जो नकारात्मक न्यूज है उसकी जगह एक अवेयरनेस होना, स्पेशली गांव में, ताकि पब्लिक जल्दी आए दिखाने, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि उससे डरे। डर के उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर धाकड़, आप क्या कहेंगे इस पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो पेशेंट्स आप डील कर रहे हैं वो कि काफ़ी लेट आपके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना कि अब मरीज को बहुत ज़्यादा वो सतर्क हो गया है, जागरूक हो गया, वो तुरंत पहुंच रहा है, लेकिन ये अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कितना वहाँ पे आप किस प्रकार से उनको डील कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया, ये बिल्कुल डॉक्टर राहुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, लोग अवेयर हुए हैं कहीं ना कहीं। उसका डर है, तो डर के मारे कई वैसे पेशेंट भी चले आ रहे हैं जिनको म्यूकोर नहीं है, पर इसका एक फायदा ये है कि लोग अवेयर हुए हैं, जल्दी से जांच करा ले रहे हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, उसका इलाज हो रहा है। जैसे डॉक्टर राहुल ईएनटी सर्जन है, तो ये लोग तत्काल अगर डिब्राइडमेंट करना है तो डिब्राइडमेंट कर देते हैं और उसको जो दवाई लगानी है दवाई लगा देते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे दयारोग अस्पताल में करीबन 1600 बिस्तर का हॉस्पिटल है, इसमें करीबन 5000 मरीज कोरोना के भर्ती हुए हैं अभी तक। यहाँ पर सिर्फ टोटल 5 केस डायग्नोस हुए हैं, बाकी मेरे पास जितने मरीज हैं वो सारे के सारे बाहर से रेफर हुए हैं, चाहे तो किसी दूसरे हॉस्पिटल से रेफर हुए हैं या फिर दूसरे शहरों से रेफर हुए हैं। तो ये लेट स्टेज में आए हैं यहाँ, ये सही है, क्योंकि शुरुआत में इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे, उतनी जानकारी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो लेट हुए, इसलिए वो कॉम्प्लिकेट होके यहाँ आए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो बाहर ऑपरेट हो चुके हैं, और चूंकि वो एम्फोटेरेसिन बी का एक बहुत बड़ा वो चल गया कि साहब कहाँ मिलेगा, तो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, हमारे पास उपलब्ध है, तो उस वजह से भी लोग मेरे पास आके भर्ती हुए हैं। तो
अभी अच्छा है कि लोग अवेयर हैं, तो कॉम्प्लिकेशन कम हो रहा है, पेशेंट ज्यादा डिले नहीं हो रहा है। कल एक जुडिशरी से रिलेटेड है, वो भी उनको पता चला तो वो तत्काल आ गए हैं, उन्होंने एडमिट करा है और उनकी डायग्नोसिस बन गई है। तो उम्मीद है इस तरह से जल्दी आएंगे तो लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की। इसके साथ ही डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फंगस से अगर बचना है तो बहुत ज़रूरी है अलर्टनेस होना, जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बिल्कुल न घबराएं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।